So, welcome to another pick a card reading for all of you guys, and we have three piles in front of you. This one is the lavender aromatherapy candle. This is orange aromatherapy candle, and this is lemongrass aromatherapy candles. ये मेरी अपनी बनाई हुई कैंडल्स है. ब्यूटीफुल लिटिल टाइनी कलर बॉम्ब्स एरोमा बॉम्ब्स आर देयर फॉर यू. अगर आप इनका ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर. और डेफिनेटली इन कैंडल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी. इसमें जो एरोमा हमने यूज़ किए वो 100% प्योर नेचुरल एसेंशियल ऑयल एरोमा हमने इनमें यूज़ किए. जब आप इनको जलाएंगे तो भीनी महक इनकी आती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इनमें एरोमा की क्वांटिटी यानी एसेंशियल ऑयल की क्वांटिटी कम है. आप जो भी मार्केट से ऑनलाइन अगर आप एरोमा कैंडल परचेज करेंगे तो उसमें बहुत तेज स्मेल आती है. बहुत तेज स्मेल इसलिए आती है क्योंकि वो सभी सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस के बने हुए होते हैं, इसलिए उनमें तेज फ्रेग्रेंस आती है. बट दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, बट दे आर हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. लेकिन अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं एरोमा थेरेपी के द्वारा तो आप ये प्योर 100% नेचुरल एसेंशियल ऑयल से बनी हुई भीनी महक के साथ इन खुशबुओं को आप जरूर से ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में एक बार. और एसेंशियल ऑयल कैसे काम करते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो थोड़ा गूगल कीजिए. हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि एसेंशियल ऑयल्स डायरेक्टली आपके लिम्बिक सिस्टम पर, क्योंकि जब आप किसी स्मेल को सूंघते हैं यानी जब आपके स्मेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके नाक से होते हुए सीधा आपके ब्रेन में प्रेजेंट लिम्बिक सिस्टम पर काम करना शुरू करते हैं और आपके इमोशंस को, आपके वाइब्रेशंस को, वहीं से आपके हार्मोन्स को, आपके स्ट्रेस लेवल को डायरेक्टली एट द न्यूरोनल लेवल चेंज करने की इनके अंदर ताकत होती है, क्षमता होती है. न्यूरोनल सिस्टम पर, तंत्रिका तंत्र पर, दिमाग के और तंत्रिकाओं के सिस्टम पर डायरेक्टली ये मॉलिक्यूल्स असर डालते हैं. इतने इफेक्टिव होते हैं ये. मैं खुद इनको रोजाना अपने लिए काम में ले रही हूँ. कभी आपको मौका पड़ा तो अपने स्टाफ से मिलवाऊंगी. मेरे साथ जो स्टाफ काम करते हैं वो ये बताते हैं कि हम जब आपके साथ नहीं जुड़े हुए थे तो बहुत स्ट्रेस में रहते थे, लेकिन अब जब से आपके साथ जुड़े हुए हैं पता नहीं हम इतने खुश रहते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है. तो मैं उनको यही बताती हूँ कि आपका सब कुछ इसलिए अच्छा हो रहा है. और वो मुझसे भी पूछते हैं कि मैडम हमको आप बताइए ना हमें कौन सा क्रिस्टल पहनने की जरूरत है. तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको क्रिस्टल पहनने की जरूरत ही नहीं है. आप सारे दिन क्रिस्टल से और एरोमा से घिरे हुए रहते हो तो आपकी हीलिंग तो ऑटोमेटिकली हो रही है. तो इतना इफेक्ट आता है. मैं जरूर से चाहूंगी कि मेरे किसी स्टाफ के मेंबर्स को आपसे मैं रूबरू करवाऊंगी. उनके इस एरोमा थेरेपी और क्रिस्टल के बारे में जो विचार है, उनकी अपनी जिंदगी बदल गई है जब से वो मेरे साथ जुड़े हैं. क्योंकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है. ये जो यहाँ की एनर्जी रहती है, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन एनर्जी रहती है, इससे उनकी पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट आना शुरू हुआ है. ओके. और कुछ लोगों को जरूर इरिटेटिंग लगता होगा, लेकिन मेरे पास अगर कुछ जानकारी होती है तो मैं अपने लोगों के साथ में शेयर करना पसंद करती हूँ. आप लोग अगर सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं उसको शेयर करना खास तौर से अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ पसंद करती हूँ. तो अगेन आपके पास 3 पाइल्स हैं. दिस इज लेवेंडर अरोमा थेरेपी candle. This is orange aromatherapy candle and this is lemongrass aromatherapy candle. किसी एक पाइल को आप चूज कर लीजिए. एक से ज्यादा पाइल भी चूज कर सकते हो सकता है कि आप में एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो. अभी देखेंगे पता चलेगा. तो हम देखते हैं कि व्हाट आर दी ऑब्स्टेकल्स. अभी भी आपके अंदर क्या है जो हील करने की जरूरत है. और हम शुरू करेंगे सबसे पहले पाइल नंबर 1 यानी कि लेवेंडर कैंडल के साथ में. तो जिन्होंने चूज किया है लेवेंडर अरोमा थेरेपी कैंडल को, उनके लिए आप देखिए इंटरेस्टिंगली यहाँ पर लेवेंडर कलर ही पूरा निकल कर आ गया है. दिस लेवेंडर कलर और दिस लेवेंडर कलर दोनों ही. आई थिंक इसके बैक साइड पर लेवेंडर कलर था, इसलिए शायद मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया होगा कि मुझे ये कैंडल यहाँ रखनी चाहिए, लेकिन इसके इंटरनल साइड पर भी यही कलर्स हैं. ओके. तो आप लोगों के लिए जो 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है बी प्रोएक्टिव, अननोन टेरिटरी एंड द फ्रॉग कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आया. जो पहली चीज मैं सबसे पहला चीज जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, द प्रीमियम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर थर्ड आई चक्रा इज ब्लॉक्ड समवेयर. ओके. तो आप लोगों को थर्ड आई चक्रा अगर आपको ब्लॉक है तो पहली चीज जो आपको हीलिंग करने की जरूरत है, डेफिनेटली आपको लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज करना चाहिए अपनी थेरेपी के लिए. और आपको क्राउन चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपकी हीलिंग हो सके. ओके. बाकी डिटेल्स हम देखते हैं इस कार्ड्स की क्या है, इन कार्ड्स की क्या है.
So what I'm getting from these cards right after the bat, what you still need to heal. आपके अंदर क्या सुधार करने की जरूरत है? बी प्रोएक्टिव, अननोन टेरिटरी एंड फ्रॉग कार्ड। पहली चीज तो मुझे, मैं इस कार्ड से शुरुआत करना चाहूंगी, अननोन टेरिटरी कार्ड से। थोड़ा आगे ले लेते हैं इनको ताकि आपके लिए ठीक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इट। इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो आप लोगों के लिए जो पहला कार्ड है, दिस इज अननोन टेरिटरी कार्ड, आपके लिए निकल कर आया है। यू हैव सम फियर्स, आपको डर है, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ बीइंग इनसिक्योर। आप इनसिक्योर फील करते हैं, ये आपको अननोन चीजों पर, आपको खुद भी पता नहीं है कि किन चीजों के आपको डर है, लेकिन आपके अंदर डर है। फियर और इनसिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि आपके अंदर डर है, आपके अंदर फियर्स है, इसलिए आप डर के मारे एक्शन नहीं लेते, डर के मारे आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, और डर की वजह से आप पैसिव हो जाते हैं, डर की वजह से आप एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ये आपके ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले पाते, इसलिए आपकी जिंदगी में कोई खास चेंजेस जैसे आपको चाहिए वैसे नहीं आ पाते, और इसलिए आप अपने आप को पावरलेस फील करने लगते हैं। क्योंकि कोई भी नया कदम उठाने से पहले आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, और मैं इस नई टेरिटरी पे जाने से डरता हूँ, मैं ये नया कदम उठाने से डरता हूँ। और जब भी आपको कुछ नया करने की इच्छा होती है, तो आप ना एक अननोन फियर से घिर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। यानी कि जो चीजें अभी तक हुई भी नहीं है, जिनके होने की संभावनाएं बहुत रिमोट है, वो चीजें भी, उनके डर भी आपके अंदर बने रहते हैं कि लाइक कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। यानी बहुत ही आशंकाओं से घिरे हुए, जिसको हम बोलते हैं, आशंकित आप रहते हो, और आशंकाओं से आप घिरे हुए रहते हैं। और जब भी आप आशंकाओं से घिर जाते हैं, डर जाते हैं, उसके बाद में आपको एंग्जाइटी होने लगती है, आप तनाव फील करने लगते हैं, या आपको थकान हो जाती है, या बीमार बीमार सा महसूस करने लग जाते हैं, या आपको डिप्रेशन की फीलिंग आने लग जाती है, और अल्टीमेटली आप कुछ नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, और कुछ भी काम करने को कहा जाए या कुछ भी कदम उठाने को अगर आपके माइंड में आता है, तो आप उस चीज पर आप टालम टोल करने लगते हैं, आप प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं। और ये जो अननोन फियर है ना, इस आपको करने की क्या जरूरत है? अब ये तो समझ में आ गया कि आपको ब्लॉकेज क्या है। आपको करने की यह जरूरत है कि आपको इस डर का मूल कारण पता करने की जरूरत है कि आप डरते क्यों हैं, और आप डरते किस चीज से हैं, और आपको इतनी आशंकाएं आपको क्यों होती हैं। और जहां तक मेरी समझ है, आदमी डरता कब है? आदमी तब डरता है जब कोई कदम उठाने से पहले, कोई नया काम शुरू करने से पहले, अगर उसके पास में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से उस काम को करने का जो परिणाम निकलने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, उसको वो सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, उन रिजल्ट्स को सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो डेफिनेटली इसका 99% यही रिजल्ट आने वाला है। इतना श्योर आप नहीं हो पाते, इतना सही प्रोडिक्शन आप अपने फ्यूचर का नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके पास सही जानकारी का अभाव होता है, और इसीलिए आप फ्यूचर से डरते हैं कि पता नहीं अगर मैंने ये कदम उठाया तो इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या परिणाम होगा। इस पर आप कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि आपको पर्याप्त जानकारी नहीं है अपनी सिचुएशन की, या जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं उसके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी नहीं होने की वजह से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और जब आपको नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो आप उस तरफ आगे बढ़ने से आशंकित हो जाते, घबरा जाते, डर जाते, कदम पीछे उठा लेते, टालम टोल करने लग जाते हैं। और ये है आपकी कमजोरी, जिसको आपको हील करने की जरूरत है। चाहे वो नए करियर में जाने की बात हो, या फिर नई प्लेस पर मूव करने की बात हो, किसी नए रिलेशन में जाने की बात हो, आपको ना सब जगह डर लगता है। कुछ भी नया कुछ भी नया आपकी जिंदगी में कुछ होने लगे तो आपको डर लगने लगता है। और आपको ये बिल्कुल इसी तरह का है जैसे कि अगर जैसे एक टैरो कार्ड रीडर है, अगर एक एक्सपीरियंस टैरो कार्ड रीडर के सामने जब कोई टैरो कार्ड्स खुलते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रिडिक्शन करता है कि इसका ये प्रिडिक्शन है। और अगर कोई न्यू कमर होगा तो वो उन्हीं कार्ड्स के साथ में वो
कम चीज़ों को कह पाएगा कि लाइक ये होने ही वाला है, क्योंकि उसको पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसी तरीके से आपको भी अपने बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने की वजह से आप अपने फ्यूचर का सही प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, सही आकलन नहीं कर पाते, और इसी वजह से प्रॉपर एक्शन जो आपको लेना चाहिए, उस प्रॉपर एक्शन को आप नहीं ले पाते, बल्कि कई बार तो आप एक्शन ही नहीं लेते, आप कुछ करते ही नहीं हैं। और इसके बाद आपके लिए ये कार्ड आता है, इस चीज को हील कैसे किया जाए, तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, बी प्रोएक्टिव, एक्टिव हो जाइए, समय से पहले ही एक्टिव हो जाइए। एक्टिव होने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि आपको आगे आने वाले समय में किसी नए काम को शुरू करना है या कुछ नया करना है, तो काफी पहले से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, काफी पहले से उसकी इन्फॉर्मेशन जुटाना शुरू कर दीजिए। जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम करने वाले हैं, उसकी पर्याप्त जानकारी, पर्याप्त इन्फॉर्मेशन को आपके पास में होना चाहिए, और एक्चुअल काम की शुरुआत से पहले सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी आप किसी अननोन जगह पर जा रहे हैं तो उस प्लेस की पूरी जानकारी, आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की पूरी जानकारी, आप किसी करियर में शुरुआत करना चाहते हैं तो आगे क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, क्या उसके फायदे होने वाले हैं, उस काम को करने के क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं। एक्चुअल जो डेटा कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअल डेटा कलेक्शन अगर आपके पास होगा, तब आपको डर नहीं लगेगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। और यही है वो चेंज जो आपको करने की जरूरत है। और अगर आपको किसी जगह पर नया काम करने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, कोई स्किल सीखने की जरूरत है, कोई डिग्री लेने की जरूरत है, कोई एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है, तो वो काम आप लास्ट मोमेंट पर करना मत शुरू कीजिए। काफी समय पहले से अपनी तैयारी पूरी रखिए कि जैसे अवसर आए, अपॉर्चुनिटी आए, तो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ कर लपक लें आप। कई बार ऐसा होता है कि अवसरों की कमी नहीं होती है, लेकिन जब अवसर हमारे सामने आता है तो हम प्रिपेयर ही नहीं होते हैं कि हम, जैसे अगर कोई एग्जाम है और अगर आप 2 दिन पहले पढ़ने बैठेंगे या एक रात पहले पढ़ने बैठेंगे तो उसमें पास होने की संभावना कम होगी। लेकिन उसी एग्जाम की तैयारी अगर आप साल भर से कर रहे हैं, 2 साल से 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपके पास होने की संभावना ज्यादा होगी। तो बी प्रोएक्टिव, पहले से तैयारी करके रखिए, पहले से इंफॉर्मेशन गैदर करके रखिए, पहले से प्रैक्टिस करके रखिए आप। तो आपकी ये जो हीलिंग है, आपका जो ऑब्स्टेकल है, ये आपका हील हो जाएगा, ऐसा ये कार्ड्स बोल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि बी प्रोएक्टिव का ये मतलब भी है कि आपको पहले से पता होता है कि अगर आप ये काम करने जाएंगे तो इसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं, यहाँ पे आप कहाँ कहाँ फेल हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे वो मिस्टेक होती है या आप फेलियर भी होता है, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि वो मेंटली रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। और साथ ही प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो मिस्टेक्स करने से या फेल होने से भी घबराते नहीं है। इसलिए आप प्रोएक्टिव हो जाइए और बिना घबराए काम शुरू कर दीजिए। और ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इमेज कॉन्शियस भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इमेज कॉन्शियस भी हैं और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही होगा, यानी सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तो ही मेरी गाड़ी चलेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। सारी लाइट्स ग्रीन कभी भी नहीं होता है। जब आप घर से निकलते हैं तो रेड लाइट्स आपको मिलेंगी ही, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको सही राउट लेना पड़ेगा, तभी आप अपने मार्ग पर आप पहुंच पाएंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप सब कुछ 100% जब कंट्रोल में होगा आपके, जब मिस्टेक की कोई संभावना नहीं होगी, जब फेलियर की कोई संभावना नहीं होगी, तभी मैं काम करूंगा, तो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तो मिस्टेक्स हो या फेलियर्स हो, उनको सक्सेस का पार्ट होता है ही समझ कर आप काम कीजिए। मिस्टेक्स और फेलियर आर पार्ट ऑफ योर सक्सेस। उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनसे सीख लीजिए और आप आगे बढ़िए। इस तरह के आपके लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। आप आप ये जो मेंढक होता है ना, ये मेंढक जन्म से जमीन पर नहीं चलता, ये पहले पानी में होता है, और पानी में होने के लिए उसको टेडपोल बनना पड़ता है। यानी आप जमीन पर रहकर तैरना नहीं सीख सकते। और आपको ट्रू ट्रेनिंग जो होगी ना, वो आपको मिडेस्ट ऑफ द चैलेंजेस में ही जाकर मिलेगी। अगर आपको सही सही ट्रेनिंग लेने की जरूरत है तो आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको चैलेंज में कूदना ही पड़ेगा। आप पानी के किनारे बैठकर तैरना नहीं सीख सकते हो। पानी में तैरना सीखना है तो आपको उसके लिए टेडपोल बनकर पानी में ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। और एक बार जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो चैलेंज खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद आप पानी से बाहर छलांग लगाकर आराम से सर्वाइव कर सकते हो। और इसका ये मतलब भी है कि हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि इतना सारा, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन सारा काम एक दिन में नहीं करना है। आपको एक बार में केवल एक ही कदम उठाना है। एक दिन में आपको केवल एक समय में आपको केवल एक ही काम करना है। कदम 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 उठाकर ही आप आगे आराम से आसानी से बढ़ सकते हैं।
अगर हम एक और एग्जांपल से इसको समझना चाहें, जब आप अंधेरे में कार ड्राइव करते हैं ना, तो गाड़ी की लाइट से आप आगे 5-10 मीटर आगे तक ही देख सकते हैं। लेकिन वही 5-10 मीटर की जो लाइट होती है ना, वो आपको 100 किलोमीटर का सफर तय करवा देती है। मतलब ये है कि आपको सब कुछ अभी यहीं पर पता हो, शुरुआत होने से पहले आपको एंड रिजल्ट नहीं पता हो सकता है। आपको कदम कदम ही उठाना होगा, वो धीरे धीरे ही आपको सफर को तय करना होगा। और जैसे से आप आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो यहाँ से आगे 10 मीटर दिखेगा, उसके जब उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो उसके आगे का 10 मीटर नजर आएगा। तो आप एक बार कदम बढ़ाना शुरू तो कीजिए, आप एक बार अपनी यात्रा को आप शुरू तो कीजिए, ऑटोमेटिकली आगे का रास्ता आपके लिए क्लियर होता जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ पर समझ में आता है आपके लिए। और इस कार्ड पर लिखा हुआ है क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज। तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से डर रहे हो, तो जब तक आप पास्ट बैगेजेस को रिलीज नहीं करोगे तब तक आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। गेट रिड ऑफ द क्लटर, कचरे से बाहर निकलिए। अपने दिमाग में अगर कोई कचरा है तो उससे आप बाहर निकलिए। और न सिर्फ आपके माइंड में बल्कि आपके हार्ट में, आपके आपके एनवायरनमेंट में, आपकी लाइफ में भी अगर कोई क्लटर हो रहा है, गंदगी हो रही है, तो आपको आगे का रास्ता क्लियर नहीं हो पाएगा, आपका माइंड में क्लैरिटी नहीं हो पाएगा। ये जो थर्ड आई का ब्लॉकेज का कार्ड है ना, इसका मतलब ये भी है कि आपका जो माइंड है काफी क्लटर्ड है, ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो रहे हो। और घर में भी आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं है, और हार्ट में भी आपके बहुत सारी चीजें मिक्स होके एक साथ चल रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में आगे का रास्ता आपको नहीं समझ में आएगा, कहाँ कदम बढ़ाऊं ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए आपको डी क्लटर करना होगा, अपनी लाइफ को डी क्लटर करना होगा। चाहे और ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सारे थॉट्स, ऐसे सारे रिलेशनशिप जो इस वक्त में आपको होल्ड बैक कर रहे हैं, उनको छोड़कर आपको आगे निकलना होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी वजह से अपने सेल्फ शेम का भी शिकार हैं, सेल्फ गिल्ट का भी शिकार हैं, आप इमेज कॉन्शियस भी हैं। लाइक आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे बारे में लोग मेरे पीठ पीछे हंसते तो नहीं है, मेरे बारे में बात तो नहीं करते, मेरा मेरा लोग इंसल्ट तो नहीं करते। इस तरह की इनसिक्योरिटीज भी हैं आपको। और इन इन इनसिक्योरिटीज की वजह से भी आप वो छलांग नहीं लगा पाते, यानी वो काम आप नहीं कर पाते जो कि आपको करना चाहिए, या आप अपनी टेरिटरी से बाहर निकलना नहीं चाहते। ओके, आप अपने कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि उस कंफर्ट जोन को छोड़कर अननोन टेरिटरी के अंदर छलांग लगाने में, अननोन टेरिटरी में कूदने में आपको डर लग रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको इस वक्त में अपने अंदर हील करने की जरूरत है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। और अब शुरू करेंगे हम पाइल नंबर 2, यानी कि ऑरेंज एरोमा थेरेपी कैंडल। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है रिलीज द नीड टू कंट्रोल, सॉरी, रिलीज द नीड टू कंप्लेन, जॉय एंड डिलाइट एंड कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। यहाँ लिखा है ओपन योर हार्ट टू जॉय। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप ईमानदारी से मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा है कि आप अपना ज्यादातर समय आप शिकायत करते रहते हैं दुनिया से, दुनिया के बारे में, दुनिया से, लोगों के बारे में शिकायत, खुद के बारे में शिकायतें करना। और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जो या जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा आज दिन तक नहीं हुआ है, उसकी वजह हमेशा कोई दूसरे इंसान रहे हैं, आपको परेशान करने वाले कोई दूसरे इंसान आपकी जिंदगी में रहे हैं, और दूसरों की वजह से आपको बहुत तकलीफें उठानी पड़ी? क्या ऐसा आपकी थिंकिंग है? और क्या आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता रहता है कि आपके आसपास के जो लोग भगवान ने आपको दिए हैं, उन सब लोगों में बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, आप गलत लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, और आपके चारों तरफ के लोगों के गलत होने की वजह से आपकी लाइफ से जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ चला गया है। और ये भी कि जो आपके लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं या आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो आपकी बातों को या आपके विचारों को लोग समझते ही नहीं है, और आप लोगों के साथ ओपन कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाते, लोगों के साथ खुलकर कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग ईश्वर ने आपको दिए हैं, जिंदगी ने आपको दिए, वो लोग आपकी बात समझते ही नहीं है, उनके साथ आपके विचार मिलते ही नहीं है। और इसी तरह की शिकायतें अगर आप करते रहते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि व्हाट डू यू नीड टू हील इन योरसेल्फ। आपको अपने इस कंप्लेनिंग नेचर को, इस शिकायतें करने वाले नेचर को, व्यवहार को आपको सुधारने की जरूरत है। अगर आप सच में हील होना चाहते हैं, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में आप कंप्लेंट्स करना, शिकायतें करना आप बंद कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी शिकायतें, मतलब
आप ऐसे इंसान अगर हैं जो कि ये देखते हैं कि ओहो भगवान ने इतना सुंदर गुलाब बनाया और देखो गुलाब के साथ कैसे खराब कांटे दे दिए, दिस इज नेगेटिव एटीट्यूड, दिस इज काइंड ऑफ कंप्लेन करना नेगेटिव एटीट्यूड का प्रतीक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको अपने अंदर हील करने की जरूरत है वो है आपका अपना नेगेटिव एटीट्यूड, चीजों के प्रति नकारात्मक रवैया जो आपने रख रखा है, लोगों के प्रति जो नकारात्मक विचार आपने पाल रखे हैं, वो आपके जो हील करने के लिए आपके ऑब्स्टिकल्स हैं। तो आपको ये नहीं कहना है कि गुलाब के साथ देखो कांटे दे दिए, भगवान ने कितना अन्याय किया, बल्कि आपको उसको पॉजिटिवली देखने की शुरुआत कर देनी कि आपको ये देखना है कि ओह वाओ, कांटों के बीच में गुलाब खिलते हैं, कितने खूबसूरत, कांटों के बीच में भी कितने खूबसूरत गुलाब भगवान ने खिला के दिए हैं। तो अपने नजरिए को बदलने की आपको जरूरत है। और ये ऐसा नहीं कि आप दूसरों के बारे में शिकायत करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं हम तो शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन आप हो सकता है कि आप दूसरों के बारे में शिकायत ना करते हो, लेकिन आप अपने ही बारे में शिकायतें करते रहते हो। आप अपनी शिकायत करते रहते हो खुद से या दूसरे लोगों से, सारे दिन अपनी ही शिकायतें करते रहते हो। मेरा तो वेट ज्यादा है, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, मैं तो ज्यादा काम नहीं कर सकता, मैं तो हमेशा थका हुआ रहता हूँ, मेरी तो किस्मत खराब है। अगर आप इस तरह से कंप्लेंट्स भी करते हैं, खुद के बारे में भी कंप्लेंट्स करते हैं, तो ये भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, ये भी नेगेटिव एटीट्यूड है। आप अपने बारे में या दूसरों के बारे में जो कुछ भी आप बात करते हैं उसको जरा ध्यान दीजिए। आप छोटी-छोटी नेगेटिव बातें बहुत सारी तो नहीं करते रहते हैं। आपको लोगों के बारे में छोटी-छोटी अच्छाइयाँ ढूँढना शुरू कीजिए। अपने खुद के बारे में जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों की तलाश करना आप शुरू कीजिए। और देखिए, शिकायत करना बड़ा आसान होता है। एक कहावत होती है ना, इट्स ईजियर टू कंप्लेन इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग अ प्रॉब्लम। मतलब शिकायत करना ज्यादा आसान है, रोते रहना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप उन शिकायत को दूर करने के लिए काम करो। तो आपकी शायद ऐसा एटीट्यूड है कि जो आपकी समस्या है उसके समाधान के ऊपर काम करने की बजाय आप लगातार समस्या का रोना अगर रोते रहते हो, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू हील। क्योंकि शिकायत करना आसान है लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है, और आप सरल रास्ता अपनाते हो, आप शिकायत करने का रास्ता अपनाते हो बजाय इसके कि आप उस प्रॉब्लम का प्रॉपर समाधान ढूंढो और हमेशा के लिए, और एक स्टेबल समाधान ढूंढो। तो आपकी अगर जिंदगी में लोग ठीक नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में सिचुएशंस ठीक नहीं है, अगर शिकायतें हैं आपको लोगों से या खुद से, तो ढूंढिए, कारण को ढूंढिए और समाधान का पता लगाने की कोशिश कीजिए और समाधान पर ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि बैठे बैठे केवल शिकायतें करते रहे या बैठे बैठे केवल किस्मत को या लोगों को हम कोसते रहे। और आपको अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। जॉय एंड डिलाइट का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको जाने की जरूरत है। और अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को देखने की कोशिश करेंगे, सिचुएशंस को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि लोग उतने भी खराब नहीं है, सिचुएशंस उतनी भी खराब नहीं है। आपका नजरिया अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसके साथ इंजॉय किया जा सकता है, जिसके साथ में बैलेंस बना के रखा जा सकता है, जिसके बारे में जिसकी अप्रिसिएशन किया जा सकता है, जिसकी प्रशंसा की जा सकती है। और जब आप गलत बोलना बंद कर देंगे तो आपको धीरे-धीरे खुद ही एहसास होने लगेगा कि मैं ही ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर बता रहा था। मैं ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा था, हालाँकि चीज़ें उतनी खराब नहीं हैं। तो नज़रिया बदलना हालाँकि रातों-रात संभव नहीं होता, नज़रिया बदलना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन ये असंभव चीज़ भी नहीं है। आपको अपने नेगेटिव एटीट्यूड को सुधार करने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे-धीरे। जब आप बोलते हैं ना तो अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, और जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि ओह मैं शिकायत कर रहा हूँ, मैं फिर से अपने नेगेटिव एटीट्यूड में बिहेव कर रहा हूँ, तो तुरंत अपने आप को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए कि आपको जैसे ही याद आ जाए कि नो आई एम टॉकिंग नेगेटिव, तो उसी वक्त अपने पूरा कि मैं तो अपने पुराने पैटर्न पे ही बात कर रहा हूँ, मैं फिर से शिकायत करने लग गया, मैं फिर से कोसने लग गया, तो उसी वक्त रुक जाइए, अपने उस पैटर्न को रिपीट होने मत दीजिए। धीरे धीरे बार बार जब आप अपने आप को रोकते रहेंगे कि नहीं मुझे नेगेटिव नहीं बोलना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आपका जो नेगेटिव कम्युनिकेशन है, मतलब बार बार गलत चीज को बार बार रिपीट करना, बार बार गलत शब्दों का प्रयोग करना, तो वो आपका एटीट्यूड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। और धीरे धीरे ना जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, जो बदलाव आप लोगों को बोलते रहते हैं कि तुम अपने अंदर ये ठीक करो, तुम अपने अंदर ये ठीक करो, वहां ये ठीक होना चाहिए, वहां ये ठीक होना चाहिए, तो जो बदलाव आप दूसरे लोगों में देखना चाहते हैं वो बदलाव पहले आप खुद के अंदर लेकर आइए। और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी चीजों में जॉय ढूंढने की आप कोशिश कीजिए।
और इस बात को आप समझिए कि शिकायत अगर आपको करनी है तो ध्यान रखिए कि आपकी जो भी सिचुएशंस है उनमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है। कुछ भी चीज जो भी कुछ आपकी जिंदगी में घट रहा है ये एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरों को ब्लेम करने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए और उसके बाद में वो करना शुरू कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में काम करना शुरू कीजिए। अगर कोई समस्या ऐसी है जिस पर आपका कंट्रोल है, जिस पर आप कंट्रोल पा सकते हैं, तो उस पर काम करना शुरू कीजिए। और अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, जहां आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर उसको लेट गो कर दीजिए, उसके बारे में भी शिकायत मत कीजिए और अपनी जिंदगी में वो कीजिए जो आपको खुशी देता है, जिससे आपका मूड अच्छा रहता है। और शिकायतें करने की बजाय अपने आप पर ध्यान देना शुरू कीजिए कि आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं। और कम से कम अगर आप या तो आप शिकायत को सॉल्व करने का काम कीजिए, अगर आप शिकायत के सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस शिकायत के बारे में बार बार नैगिंग करना, बार बार बोलना बंद कर दीजिए। उस शिकायत पे से अपना ध्यान को हटाना शुरू करिए आप, और वो सारा ध्यान ना खुद पर लगाइए। नेगेटिव कम्युनिकेशन को अपनी लाइफ से आप कट करके आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 2 पीपल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड नाउ हम देखेंगे पाइल नंबर 3 में क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने लेमन ग्रास अरोमा थेरेपी कैंडल को चूज किया था, आप लोगों के लिए कार्ड निकल कर आए हैं रिलिंक्विश कंट्रोल, फेलो ट्रैवलर्स एंड द किंग कार्ड। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन निकल कर आया है। बल्कि मुझे यहाँ पर दो तरह की प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, या फिर जिन लोगों ने इस पाइल को चूज किया वो दो तरह के लोग हैं। या तो आप में से कुछ लोग दूसरे लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, ठीक है। या तो आप में से कुछ लोग दूसरे लोगों के कंट्रोल में, दूसरे लोग आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं, आपको नचा रहे हैं, मतलब आपको अपने हाथों की कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं और आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस, मैं करूँ तो करूँ क्या, अपने लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं, लोग अगर जिन्होंने ये फाइल चुनी है, तो आप को डिपेंडेंसी का शिकार हैं। आपकी जो हीलिंग जिस पर आपको करने की जरूरत है, दैट इज योर को डिपेंडेंसी। आपको को डिपेंडेंसी पर हीलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, क्योंकि आपकी सेल्फ बाउंड्रीज टाइट नहीं है, तो आपको सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव और सेल्फ बाउंड्रीज टाइट करने की जरूरत है, उन पर आपको काम करने की जरूरत है। और दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने बोला, दूसरी सिचुएशन जो मैंने बोला है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि दूसरे लोगों को, परिस्थितियों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोगों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप दूसरों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, और जब दूसरे लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो आप गुस्सा हो जाते होंगे या फिर आप डिस्टर्ब हो जाते होंगे। तो अब लोग आपके अकॉर्डिंग चले, और अगर लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आप बैलेंस में नहीं रहेंगे, आप गुस्सा करेंगे, परेशान होंगे, या तो खुद परेशान होंगे, डिप्रेस होंगे, सैड होंगे, एंगर करेंगे। इस तरह की आपकी मुझे प्रॉब्लम नजर आती है। और या फिर अगर दूसरे लोग आपको कंट्रोल करते हैं तो आपको कोडिपेंडेंसी की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो अगर आप दूसरे लोगों के कंट्रोल में हैं और आपने अपनी पावर छोड़ रखी है, आपने अपनी पावर दूसरे लोगों के हाथ में दे रखी है, तो अपने आप से सवाल कीजिए कि मैंने अपनी पावर क्यों छोड़ रखी है, मैंने अपनी बाउंड्रीज को टाइट क्यों नहीं कर रखा है, मैं क्यों अपने आप के लिए आवाज नहीं उठा सकता, मैं क्यों कॉन्फिडेंस के साथ अपने खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और अपने खुद के लिए आप स्टैंड लेना शुरू कीजिए, अपने खुद के लिए बोलना शुरू कीजिए, अपने अधिकारों के लिए आप लड़ना शुरू कीजिए। और फेलो ट्रेवलर्स कार्ड भी सपोर्ट, यहाँ लिखा है सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। अपने सपोर्ट सिस्टम को तैयार कीजिए। आप अगर अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं और दूसरे लोग, ज्यादा ताकतवर लोग आप पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों के चंगुल से निकलने के लिए अपना एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कीजिए। ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हो, जो आपको प्यार करते हो, जो आपको सही समझते हो और जो आपको आपके लिए बोल सकें, ऐसे एक सपोर्ट सिस्टम को आप अपने लिए तैयार कीजिए। और अगर आप ये व्यक्ति हैं जो दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये अपने बारे में ये विचार कीजिए कि आपको किसी को कंट्रोल क्यों करना है, आप किसी दूसरे को कंट्रोल करना ही क्यों चाहते हैं, आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, इसको मेरे हिसाब से बदलना चाहिए, इसको मेरे को कंट्रोल करना जरूरी है, अगर मैंने इसको नहीं कंट्रोल किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके अंदर ऐसी क्या कमी है कि आप दूसरे लोगों को कंट्रोल किए बिना खुश नहीं रह सकते हैं? ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका ऑब्स्टेकल है।
आपके अंदर कुछ ना कुछ डर है, आपके अंदर फ़ियर है कि अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं अकेला रह जाऊँगा, या ये मेरी परवाह नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं आपके अंदर डर है, अबैंडनमेंट, फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट, अकेले पड़े रहने का डर, या छोड़ दिए जाने का जो डर है आपके अंदर, इस डर को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी अपने कंट्रोल में लाने से कोई व्यक्ति अपने कंट्रोल में आता नहीं है। अल्टीमेटली इसका असर उल्टा ही होने वाला है अगर आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि अगर जो व्यक्ति आपसे प्यार करता होगा, जो आपका होगा, वो तो आपके कंट्रोल में, उसको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत ही क्या है? और अगर ऐसा व्यक्ति जिसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी में बना के रखने के लिए आपको कंट्रोल में रखना पड़ रहा है, तो ऐसा इंसान आपको अपनी लाइफ़ में चाहिए ही क्यों? तो दोनों ही सिचुएशन में आप अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं। जो आपका है उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, और जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत रखनी पड़ रही है, ऐसे व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में रखना ही क्यों चाहते हैं? दोनों ही कंडीशन में कंट्रोल को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। इट्स लाइक ऐसे व्यक्ति जो कि आपके साथ रहना नहीं चाहते, उनको आप ज़बरदस्ती अपने साथ रोक कर रखें। इससे अच्छा है कि आप ऐसे लोगों का साथ पकड़ लें जो बिना कंट्रोल के भी आपके सपोर्ट में रहना चाहते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, जो आपको फ़ॉलो करना चाहते हैं। लोगों को ज़बरदस्ती, ऐसे व्यक्तियों को ज़बरदस्ती अपने साथ बनाकर रखने से तो अच्छा है कि ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश किया जाए जो ऑटोमैटिकली हमारे साथ रहना चाहते हैं, ऑटोमैटिकली हमको सपोर्ट देना चाहते हैं, बिना कंट्रोल के ही हमारे आस-पास बने रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम किसी और व्यक्ति को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे अपने हाथ बन जाते हैं। सबसे पहले तो हम अपना ही अपने ऊपर ही कंट्रोल खो देते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी फ्रीडम खो देते हैं, हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। दूसरों को कंट्रोल करने में सबसे पहले तो आप खुद कंट्रोल में आ जाते हो, आप अपनी आज़ादी खो देते हो। और आपका ध्यान जो होता है ना, आपका जब आप दूसरे लोगों के ऊपर आपका ध्यान कंसंट्रेट हो जाता है, आपका पूरा का पूरा ध्यान किसी एक व्यक्ति पर पूरा कंसंट्रेट हो जाता है, तो ऐसे में आप ज़िंदगी की खूबसूरती को देखना छोड़ देते हो। दुनिया में जो और अच्छी चीज़ें हैं, इंद्रधनुषी रंग है, नेचर है, खूबसूरत प्रकृति है, दुनिया है, दूसरे लोग हैं, दूसरे सपोर्टिव लोग हैं, इन सब की तरफ से आपका ध्यान हट जाता है। जीवन की खूबसूरती में से आपका ध्यान हट जाता है, वर्तमान क्षण में से, प्रेज़ेंट मोमेंट में से आपका ध्यान हट जाता है और आपका पूरा ध्यान इस व्यक्ति पर आ जाता है कि ये मेरे कंट्रोल से ना निकल जाए, ये मेरे चंगुल से ना निकल जाए। और ज़िंदगी का जो मज़ा है, ज़िंदगी का जो जीवन पर आगे बढ़ने का जो मज़ा है, जीवन के जो यात्रा का जो मज़ा है, वो मज़ा ही किरकिरा हो जाता है, जब आप दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो बजाय इसके कि ज़बरदस्ती लोगों को अपने साथ टिका कर रखा जाए, उन लोगों के साथ चला जाए जो जीवन की खूबसूरती का आनंद आपके साथ लेना चाहते हैं। उन लोगों को चुनिए कि जिनको आपको ज़बरदस्ती अपने साथ पकड़ कर नहीं रखना पड़ रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि यदि आप इस ऐसे लोगों के कंट्रोल में हैं जो आपको ज़िंदगी की खूबसूरती का आनंद नहीं लेना देना चाह रहे हैं, जो आपको पकड़ कर रखे हुए हैं ना, ये लोग मोस्ट प्रोबेबली नार्सिसिस्टिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी के, ये सेल्फिश लोग हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। और ऐसे लोग अपना दबदबा आपके ऊपर कायम रखना चाहते हैं और खुद तो ज़िंदगी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन आपको वो आनंद देना नहीं चाहते हैं। तो आप अपने आप पर एनालिसिस कीजिए कि क्यों आप इन लोगों के कंट्रोल में अपने आप को निकाल नहीं पाते, क्यों आप में वो कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है, और उस कॉन्फिडेंस को आप रीगेन करने की कोशिश कीजिए, उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने की कोशिश कीजिए। आपको किसी भी स्थिति में कोडिपेंडेंसी में रहने की ज़रूरत नहीं, किसी भी स्थिति में आपको किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के अंडर में, कंट्रोल में रहने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इस व्यक्ति के कंट्रोल के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है, तो अपने अस्तित्व को तलाश करने की कोशिश कीजिए, अपने ज़िंदगी के सही मायनों को तलाश करने की कोशिश कीजिए और इस व्यक्ति के चंगुल से, कंट्रोल से बाहर निकल कर अपने लिए एक ज़िंदगी बनाने की, नई दिशा में जाने की, नया सफ़र में जाने की आप कदम उठाने का साहस आप उठाइए। एक्चुअली इस रीडिंग के अंदर जो या तो आप कंट्रोल में रखने की किसी को कोशिश कर रहे हैं तो भी यू आर नॉट अ हील्ड पर्सन, और अगर आप किसी और के कंट्रोल में अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं देन अगेन यू आर नॉट अ हील्ड पर्सन। ये दोनों ही ब्लॉकेजेस हैं इस कार्ड के अंदर नजर आ रहे हैं। जिंदगी की खूबसूरती इस बात में है कि ना तो किसी को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाए, ना किसी के बिना कारण के किसी के कंट्रोल में रहा जाए। खुद जियो, औरों को भी जीने दो
और जिंदगी के खूबसूरत सफर का आनंद लो और सपोर्टिव, प्यार करने वाले, पॉजिटिव लोगों के साथ में अपनी जिंदगी का, अपने फ्रीडम का आप एंजॉय करो, तो ही आप एक तरीके से हील हो सकते हो। तो ये थी रीडिंग आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के दौरान आपके लिए जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं उनको रिमूव करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिक कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स में लगभग अभी 80 हीलिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग करने के लिए पर्याप्त होती हैं और आप इसे रीडिंग के बाद परचेज कर सकते हैं। साथ ही माइंडफुल जर्नी के एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, प्लानर, अरोमा प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी आप रीडिंग के साथ खरीद सकते हैं। सेशन की वर्तमान फीस और अवेलेबल डेट्स जानने के लिए आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें। बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूं। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट, यानी आपकी ओवरऑल
एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा, और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं